नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विवेक पांडे जी। स्वागत और अभिनंदन। उत्तर प्रदेश में अब सियासी गर्मी बढ़ती चली जा रही है। 2025 का ये अंतिम महीना है, यानी 2025 अपने आखिरी दौर में 2026 की शुरुआत है और 2026 के बाद 27 में चुनाव है। चुनावी बेला में जनवरी में चला जाएगा, यानी अब ये जो अगला साल होगा वो ही केवल एक वर्ष है। इसी एक वर्ष में विपक्ष को अपनी राहें आसान करनी है तो सरकार को अपनी योजनाओं से जनता को आच्छादित करना। जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। चुनाव को लेकर दोनों दल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अखिलेश यादव जहां एसआईआर प्रहरी के जरिए काम करा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते नजर आ रहे हैं कि 4 करोड़ वोट हमारे काट दिए गए। मुझे नहीं मालूम किसके काट दिए गए। भारतीय जनता पार्टी ये नैरेटिव भी पैदा करती है, यही बिहार में किया है कि विपक्ष समझे कि वोट किसके कट रहे हैं किसके नहीं कट रहे हैं, लेकिन वोट किसी के कट रहे हैं, कट तो मतदाता के रहे हैं। मैं उन सभी वोटों के विरोध करता हूं जो काटे जा रहे हैं, क्योंकि अब तक कोई भी चुनाव आयोग विपक्ष को संतुष्ट नहीं कर पाया। लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में इस सब के साथ कोडीन कफ सिरप ने हंगामा मचा दिया। उसमें एक जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है वो ये लग रहा है कोई बहुत बड़े अपराधी है। जब वो जेल से अदालत ले जाए गए तो सीटी बजा के ले जाए गए ताकि वो किसी से अपनी फरियाद न कह दें। विवेक पांडे जी, हो क्या रहा है प्रदेश में? देखिए, मैं पहले तो आपके मंच को प्रणाम करूंगा, आपको विशेष प्रणाम, और आपके दर्शकों को मेरा अनुमोदन कि आप लोगों ने मुझे अपनी बातों को अभिव्यक्त करने के लिए, पार्टी का पक्ष रखने के लिए एक मंच उपलब्ध कराया, जिसकी कि आज बहुत ही आवश्यकता है। देखिए, ये बात है कि ब्रेकडाउन ऑफ द लॉ इन उत्तर प्रदेश, ये सुप्रीम कोर्ट ने यूं ही नहीं कहा था। उत्तर प्रदेश में स्थापित जंगल राज्य से हम भी परेशान हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही नहीं कहा था। वास्तविकता यह है कि आदरणीय अमिताभ ठाकुर जी के साथ जो रवैया सरकार दिखाने का और प्रयास कर रही थी और जो उसने कल दिखाया, इससे ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं वास्तव में सरकार या सरकार से जुड़े कुछ विशेष लोग यकीनन डर में हैं, हताशा में हैं, और उनके अंदर का वो डर उनके कहीं न कहीं प्रशासनिक कृत्यों के रूप में सामने आ रहा है। वो कौन से अधिकारी हैं जिन्होंने कल इतनी छावनी में बदल दिया कोर्ट को, जबकि अमिताभ ठाकुर जी पूर्व रिटायर्ड आईपीएस हैं। उनको जबरिया रिटायर करके सरकार ने पहली गलती कर ये संदेश दे ही दिया था कि अमिताभ ठाकुर जी की आवाज़ कहीं न कहीं प्रशासन के कानों में चोट नहीं, धमाका करती है। वो बिल्कुल भगत सिंह के वो वाक़ये याद आ जाते हैं कि जब गूंगों को और जब बहरों को सुनाई ना दे तो धमाके की ज़रूरत होती है। तो अमिताभ ठाकुर साहब ने तो केवल और केवल मुझे लगता है कि सवाल उठाए थे, और वो सवाल उठाए थे जिनके, मुझे लगता है कि वो आखिरी इंटरव्यू आपको देखना चाहिए जब वो यहाँ से निकल रहे थे लखनऊ से, और उसके पहले एक वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने उनका इंटरव्यू लिया था। उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि ये तार कहीं न कहीं बिहार के किसी बड़े नेता से भी जुड़ रहे थे। तो अब सवाल तो बिल्कुल जायज़ बात है कि जिस तरह से आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के एक विशेष करीबी नेता के बनारस का नाम लिया उन्होंने, फिर बिहार का नाम लिया, और उसके बाद इस तरह की पुलिसिया कार्रवाई। सबसे आश्चर्यचकित बात देखिए, तालकटोरा लखनऊ में एफआईआर होती है, देवरिया पुलिस जाकर के शाहजहांपुर के पास चेज करती है इनको। और ये आश्चर्य की बात है कि पुलिस सादी वर्दी में थी, पुलिस यूनिफॉर्म में भी नहीं थी। अमिताभ ठाकुर ने केवल एक गलती की शायद, जिससे सरकार डरती है, और वास्तव में अब ये लोगों को कहना चाहिए और मान लेना चाहिए कि ये सरकार वास्तव में डरती है। इस सरकार में आत्मशक्ति या ये कहिए कि विल पावर जैसी कोई चीज है नहीं। जुडिशियल इनकैपेबिलिटी से प्रेरित ये सरकार है। अमिताभ ठाकुर जी ने सिर्फ सवाल पूछे थे, और जो अपराध उनको दिखाया जा रहा है, जिन रजिस्ट्री या नाम, भाई वैसी तो मुझे लगता है दिन भर में कोर्ट के अंदर 50,000 गलतियां होती हैं। वो लिम्पिक त्रुटि है, लेकिन लिपिक त्रुटि को अगर मान लिया जाए कि आज इसको अपराध बताने का प्रयास किया जा रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं, जितना मैंने सुना है, कहीं ना कहीं शिकायतकर्ता के भी इतिहास को देखना पड़ेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो आदतन इस तरह की कृत्यों को और इस तरह की शिकायतें करने का वो आदी है।
और अमिताभ ठाकुर जी को कुछ नहीं, अमिताभ ठाकुर जी का देखिए, अमिताभ ठाकुर जी के पे जो कार्रवाई है वो केवल और केवल इसलिए है कि अमिताभ ठाकुर जी चूंकि खुद एक आईपीएस हैं, खुद वो विवेचना और साक्ष्य के बारे में बखूबी जानते हैं, उनकी गहराई बारीकियों को समझते हैं। सिर्फ अमिताभ ठाकुर जी सत्य को उजागर ना कर पाए सरकार की प्रायोजित विवेचना के पहले, या एसटीएफ की विवेचना के पहले, या एसआईटी की विवेचना के पहले, चूंकि उनका खुफिया तंत्र बड़ा मजबूत था। अधिकतर आपने देखा है कई मामलों में अमिताभ ठाकुर जी जांच अधिकारी से पहले उसकी जांच को सार्थक रूप से उसके कई प्रमाण सामने रख देते हैं। तो इससे डर कर सरकार ने केवल उनकी आवाज को दबाने के लिए कार्रवाई की है, और ये लोकतंत्र के इतिहास में दर्ज हो गया कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार अमिताभ ठाकुर से डर गई। विवेक जी, जी सरकारें डर जाएं या भयभीत हो जाएं, लेकिन उससे फायदा क्या है? कोडीन कफ सिरप से जिनके बच्चों की जान चली गई, जो संकट में हैं, कहां है बुलडोजर? कहां मैं है देखिए, इनकाउंटर वाली पुलिस? सवाल उठेंगे, लोग पूछेंगे। आज ही 2 लोगों का इनकाउंटर हुआ है, 2 अपराधी मारे गए। तो कोडीन वाले क्या अपराधी नहीं है? जबकि हाई कोर्ट ने साफ कह दिया किसी की भी कोई रिट पिटीशन नहीं सुनी जाएगी, सबको जेल भेजिए। लगातार नाम आ रहे हैं, और यहां तक एक विधायक दूसरे विधायक को सरेआम लाइव इंटरव्यू में हत्या, अपहरण, यानी क्या क्या बताते जा रहे हैं, और प्रशासन खामोश होकर देख रहा है, किसी मामले में स्वतः संज्ञान नहीं ले रहा है। नहीं देखिए, स्वतः संज्ञान प्रशासन तब लेगा जब उसके लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। क्योंकि कहा जाता है कि योगी जी का खुफिया तंत्र बड़ा मौजूद है, ये कहा जाता है, उनके बारे में प्रचलित किया जाता है। अब जो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि उत्तर प्रदेश में कफ सिरप से कोई घटना नहीं घटी, उसके मुझे लगता है कि 2 या 3-4 दिन के बाद ही एक सुनने मिला कि औरैया में 2 बच्चों की दुखद मौत हुई, और वो कॉफजीन नाम के कफ सिरप को पीने की वजह से हुई, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ी, और रोहन का सोहन और रोहन सैफई में अस्पताल में शायद इलाज में था। सोहन की मृत्यु हो चुकी थी और रोहन का इलाज चल रहा था। अब ये घटना जब आती है, गुरु हॉस्पिटल की घटना थी, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुखद बात है कि यहाँ पे श्रेय लेने की बात नहीं है। यहाँ पे बात ये है कि देखिए कितनी घोर आपत्तिजनक ये व्यवस्था दिखाई दे रही है कि जिस तरह से माफिया से लड़ने वाले, शुरुआत जो इस घटना की हुई, राजानंद ज्योति सिंह और उनकी धर्म पत्नी ने लगातार आरोप लगाए। 1 साल तक वो अपने पति के मृत्यु की एफआईआर दर्ज कराने के लिए लगातार वाराणसी पुलिस थाने के चक्कर काटती रही। तो इस घटना की जड़ तो उसी दिन रख दी गई थी, इसकी घटना की नींव तो उसी दिन रख दी गई थी मामले को दबाने की, जिस दिन राजानंद ज्योति सिंह की मृत्यु होती है। और उस मृत्यु के बाद सबसे पहले तो सरकार पे सवाल यही उठेंगे कि उस मृत्यु की एफआईआर पुलिस ने क्यों नहीं दर्ज की, जबकि विसरा रिपोर्ट में उनको जहर दिए जाने की बात उनका परिवार स्पष्ट रूप से सामने रख रहा था। अब अगर मीडिया में यह बात आती है, कोडिन का मामला इतना प्रचलित होने के बाद अगर एफआईआर दर्ज भी हो जाती है, तो यह पहले तय करना पड़ेगा कि इतने गंभीर प्रकरण में, इतने बड़े इंटरनेशनल सिंडिकेट में, रैकेट को दबाने में वो कौन से जिम्मेदार अफसर थे जो उस वकील की अधिवक्ता की एफआईआर मृत्यु की दर्ज नहीं करना चाहते थे। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, ऐसा नहीं है कि बड़े अधिकारियों तक ऐसी बातें नहीं जाती कि किस प्रकरण से कौन सा संबंध, कौन से मृत्यु या कौन सी एफआईआर का संबंध किस प्रकरण से है, उसमें क्या साक्ष्य है, उसमें कौन आरोपी है, सब पता होता है पुलिस को। वास्तविकता यह है कि अपने लोगों को, चाहे वो सिंडिकेट जो नेक्सस होता है, नेक्सस के लोगों को बचाने के लिए कई बार देखा गया है कि आप चक्कर काटते रहिए, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होगी, आप कोर्ट जाइए, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होगी, आप हाई कोर्ट जाइए, वहां शायद आपको कुछ राहत मिल जाए। लेकिन वास्तविकता यही है और कड़वा सत्य यही है धरातल का कि उत्तर प्रदेश में ब्रेकडाउन ऑफ कंप्लीट लॉ है। योगी जी पूरी तरह से कानून व्यवस्था को काबिज करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। यदि मीडिया के धक्के, प्रकाशन, पब्लिकेशन और ये सूचना विभाग के मजबूती धक्कों की ना मिले, तो मुझे लगता है कि वो एक औसत दर्जे के मुख्यमंत्री साबित होंगे। आपने मीडिया का जिक्र कर दिया, आज ही तो आपकी पार्टी ने नोटिस दिया है।
नहीं, वो नोटिस देना तो ज़रूरी था। देखिए, किसी भी खबर की जाँच को पूरी तरह से सार्थक रूप से बिना प्रामाणिकता के चला करके केवल आप सरकार का एक हिस्सा बन करके उसकी प्रायोजित मंशा के अनुसार राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार के सहयोगी बनिए, उससे हमें आपत्ति नहीं। लेकिन विपक्ष के प्रति कुछ भी कहने लिखने से पहले एक ज़िम्मेदार मीडिया संस्थान को कम से कम पूरा होमवर्क कर लेना चाहिए। योगी जी ने कह दिया, मोदी जी ने कह दिया, तो वो ब्रह्म लीक नहीं है। आज ये जो मीडिया संस्थान को हमने नोटिस दी है मानहानि के विषय में, वो कहीं न कहीं इसी से प्रेरित है। ये मीडिया संस्थान काफ़ी लंबे समय से इस तरह की भ्रामक खबरें चलाकर मीडिया जगत की छवि को धूमिल कर रहा है, मीडिया के सिद्धांतों को नकार रहा है और मीडिया के पत्रकारिता जगत के जो सबसे बड़े आयाम हैं, जिस पर ये पत्रकारिता जगत खड़ी है, सत्य घटना, सत्य कहानियाँ, सत्य को समाज के सामने लाना, इन सारे सिद्धांतों से स्वयं को दरकिनार करके केवल लाभ के लिए सरकार की गलत नीतियों में हाँ मिलाते हुए लंबे समय से यह कार्य कर रहा है। तो उसका कारण था कि समाजवादी पार्टी पे आरोप आपने लगा दिया, लेकिन जो सार्वजनिक पटल में सरकारी दस्तावेजों में रिकॉर्ड में है, उन कहीं न कहीं आंकड़ों को नकार के आपने विपक्ष की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। तो ये हमारा विधिक अधिकार है कि हम उस पर कानूनी कार्रवाई करें। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने उनको नोटिस जारी किया है। अब नोटिस का जवाब वो क्या देंगे वो तो तय करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये कोडिन कप सीरक पर समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लग रहा है कि आप ही के पार्टी के लोग हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के ही लोग निकलेंगे, उन्हीं के साथ है सब कुछ। देखिए, कल आदरणीय अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात स्पष्ट कर दी है कि अगर समाजवादी पार्टी का हो, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का हो या कोई हो, आप बुलडोजर चलवाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो एक बार स्पष्ट कर चुके हैं कि आप बुलडोजर चलवाइए। ये पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि सरकार हिचक रही है कार्रवाई करने में और कितनी अपरिपक्व कार्यप्रणाली है कि देखिए, सरकार के जिम्मेदार लोग मीडिया के सामने आकर के फोटो के आधार पे इतने बड़े इंटरनेशनल सिंडिकेट को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इनका नकारापन इससे साबित होता है। इससे पता चलता है कि कानून के सिद्धांतों के बारे में इनको बिल्कुल ज्ञान नहीं है और जिस तरह से ये फोटो के आधार पे विवेचना को प्रचलित करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, दो चीजें होती है। अब फोटो आजकल एक तो आपने कैमरे से खींच ली, जो कि डिजिटल माध्यम में है, एक आप एआई से जनरेट करिए और एक फोटो जो वास्तव में निगेटिव वाली फोटो होती है, जिसमें कि फोटो की प्रामाणिकता पे जब सवाल उठते हैं तो निगेटिव को बतौर एविडेंस शामिल करना बहुत आवश्यक होता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, ये जितनी फोटो वायरल हो रही हैं, ये फोटो वही वायरल की जा रही हैं जो कि सामान्य किसी कार्यक्रम में किसी एक जनप्रिय नेता के साथ कोई भी खिंचवा लेता है। ऐसे तमाम फोटो हमने भी जारी की है, लेकिन फोटो के आधार पे पूर्ण रूप से मुझे लगता है कि विवेचना का संपादित होना मुश्किल है। ये ठीक है, राजनीतिक दलों को आरोप प्रत्यारोप करने की एक भूमिका स्पष्ट रूप से देती है, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से सरकार अपरिपक्व कार्यप्रणाली का प्रदर्शन कर रही है, फोटो के आधार पर जिस तरह से सरकार विपक्ष को बदनाम करना चाहती है, सरकार को समझना चाहिए कि वो एक संवैधानिक पद को धारण करके बैठी है। इस पूरे प्रकरण में जो बच्चे मरे हैं, जैसे आप मध्य प्रदेश की बात करिए, चाहे आप राजस्थान की बात करिए, भाजपा की शासित सरकारें हैं और ये भाजपा के अपनी सैद्धांतिक कहीं ना कहीं साख पे सवाल उठता है कि आज इस तरह की हल्की तर्क दे करके आप अगर इसकी विवेचना को अंततोगत्वा आप पूरी तरह से सार्थक करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये विवेचना भटकाने का प्रयास चल रहा है। भाजपा के अलग अलग प्रवक्ता अलग अलग मंचों पे बैठ करके कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कहता है कि हमें बयान से पता चला, हमें जो पकड़े गए आरोपी हैं उनके बयान सामने आए। कहाँ बयान सामने आता है? इंटॉग्रेशन और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट जो होता है, वो सीडी जो केस डायरी होती है, उसमें पर डे पर्चे फाड़े जाते हैं, उसमें क्या प्रोग्रेस हुई उसकी सीडी होती है प्रॉपर। और इनके प्रवक्ता अलग अलग मंचों पे बैठ के दावे कर रहे हैं कि जो बयान सामने आए, क्या अब एसटीएफ भाजपा के प्रवक्ताओं को रिपोर्ट कर रहा है? क्या एसटीएफ जो संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक इकाई है, इस राज्य की कानून व्यवस्था के लिए पुलिस की इकाई है, और वो उत्तर प्रदेश सरकार को भी नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोगी संगठन भाजपा को अब आके रिपोर्ट करेगी उनके प्रवक्ताओं को? ऐसे हल्के और बचकाने तर्क प्रस्तुत किए जा रहे हैं जिससे कि विवेचना को बस भटकाया जा सके। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपसे कहूं आदरणीय शिव कुमार जी, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, पहली बार आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री ने दोनों डिप्टी सीएम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कि उनकी कहीं ना कहीं विवशता का प्रतीक है, डैमेज कंट्रोल का प्रतीक है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना इनके लिए ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है।
तो ये नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार का सत्र की चिंता इनको नहीं थी, क्योंकि सत्र में तो ये खुलेआम झूठ बोलते हैं, पूर्ववर्ती सत्रों में भी ये खुलेआम झूठ बोल चुके हैं। लेकिन इनको ये जरूर चिंता थी कि मीडिया कहीं सीधे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से केस को लेकर के, केस की प्रोग्रेस को लेकर के कुछ सवाल ना पूछ बैठे। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी की विवशता हो गई कि उनको सामने आकर के प्रेस के सामने एक उसको कह सकते हैं कि एक बैसाखी नुमा बयान जारी करना पड़ा कि सरकार इस प्रकरण को लेकर बहुत गंभीर है। और उनकी गंभीरता वहीं दिखाई दे गई जब उन्होंने शायरी अंदाज में, शायराना अंदाज में एक संत और मठाधीश होते हुए एक संत के आवरण को धारण करके शेरो शायरियां करनी शुरू कर दी। तो इससे मुझे लगता है कि इससे ज्यादा अधिकार अपरिपक्व कार्यप्रणाली मीडिया में रहकर आपने भी नहीं देखी होगी किसी मुख्यमंत्री। कैसे फिर होगा इसका पर्दाफाश, कैसे होगा? नहीं, पर्दाफाश तो होगा। पर्दाफाश इसलिए होगा, देखिए इसमें सेंट्रल एजेंसीज इन्वॉल्व हुई हैं, ईडी जैसी एजेंसीज इन्वॉल्व हुई, लेकिन पैरेलली एक सवाल भी उठता है। आप जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर के बड़े बड़े दावे किए गए, कोई बात नहीं, आप घुसपैठियों की बात करते हैं। ये जो फर्जी फर्में हैं, क्या इनको हम घुसपैठियों का प्रारूप नहीं मान सकते? ये फर्जी फर्में 700 से अधिक रजिस्टर्ड फर्म, सोचिए जीएसटी बन गया, उनके पैन कार्ड क्रिएट हो गए, उन फर्मों का करंट अकाउंट भी खुल गया होगा, और प्रॉपर ट्रांजेक्शन ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसकी बिल्टी बनती है प्रॉपर ट्रांसपोर्ट की। और सबसे बड़ी बात, जिम्मेदार ट्रैफिक की जिम्मेदारी जिनकी थी, जो बॉर्डर चेक करते हैं उनकी जिम्मेदारी, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी, ड्रग कंट्रोलर की जिम्मेदारी, इन अधिकारियों की जिम्मेदारी आपने देखा कि किसी एक अधिकारी को अभी तक नोटिस दी गई हो? एसटीएफ तो जांच कर रही है, राज्य सरकार क्या कर रही है? क्या राज्य सरकार ने इतने बड़े सिंडिकेट में, बनारस में अगर बोलते हैं कि मास्टरमाइंड वहीं से पैदा हुआ, और उसके बाद जिस तरीके से उन लोगों ने फर्जी तरीके से मेडिकल सर्टिफिकेट भी ले लिया, मतलब मेडिकल का संचालन करने के लिए उसका जो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है वो भी बनवा लिया उन्होंने। तो ये अधिकारी क्या सो रहे थे कि इन अधिकारियों की हिस्सेदारी थी? इस पे कोई बात कर रहा है? आपने देखा कि इस पे कोई चर्चा भी कर रहा है? और इसमें एक विभोर नाम के व्यक्ति का नाम आ रहा है जिसको अरेस्ट किया गया है। वो बंगाल में पहले भी शुभम जायसवाल के साथ लगभग 200 करोड़ की इस तरह की संलिप्तता में पाया गया, जिसको बंगाल एनसीबी ने ओपन किया था। बंगाल एनसीबी ने इस मामले को वहां पे खोला था, वो बेल पे बाहर था। सोचिए, मेरा मानना है कि जो इस तरह के इकोनॉमिक फ्रॉड हैं, जो इस तरह के कृत्य जो कि मानव जीवन से जुड़े होते हैं, बच्चों के जीवन से जुड़े हैं, ऐसे आरोपियों को आप खुलेआम छोड़ देते हैं घूमने के लिए। उत्तर प्रदेश की दुर्दशा आज क्या है, आपको अंदाजा भी है शिवकुमार जी? एक समय था जिस प्रकार से मैंने देखा, एक बहुत बड़े पूर्व सांसद जी हमारे बयान दे रहे थे कि जौनपुर का नाम खराब हो गया, आजमगढ़ का। किन लोगों ने खराब किया? पूर्वांचल में इस तरह के रक्तपात और इस तरह के रक्त रंजित चरित्र को कारित करने वाले लोग कौन थे? यही लोग तो थे जो उसके पोषक हुआ करते थे कभी। और आज वो राजनीतिक आवरण धारण करके स्वयं को समाज का हितैषी साबित करने में लगे हैं। तो मुझे लगता है सवाल तो उठेंगे ना कहीं। पूर्वांचल को हमेशा इन्होंने पीछे ढकेलने का प्रयास किया है, अपनी अकूत संपत्ति बनाने के लिए। सोचिए आप, ये इस स्तर तक लोग जा रहे हैं कि वो कफ सिरप बेचा जा रहा है जिससे बच्चे मर रहे हैं। इस हद तक आपकी मानसिकता मतलब प्रेरित हो चुकी है कि केवल धनार्जन करना है आपको। और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी से विवेचना, इंटॉग्रेशन के माध्यम से इनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। पूर्वांचल की छवि कभी अच्छी नहीं रही। मैं मुंबई रहा हूं, मुंबई में एक समय था कि जब आजमगढ़ या जौनपुर का नाम अगर पासपोर्ट के फॉर्म पे होता था तो उसको सीधे रिजेक्ट कर दिया जाता था। एक दौर वो भी देखा गया है। लेकिन आज अगर स्थिति को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सरकार में आने के बाद सबसे पहला जो काम किया था, उन्होंने आपराधिक राजनीतिकरण को राजनीति से दूर करने का काम किया था। और उसका कितना बड़ा दंश हमको पार्टी को झेलना पड़ा वो आपने भी देखा है। कोई बात मीडिया से छुपी नहीं है। आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों ने इस बात को समझा है, देखा है नजदीक से। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपराधीकरण को दूर करने का प्रयास किया। लेकिन आज विपक्ष के लोग क्या कहते हैं? समाजवादी पार्टी को आलोचित करो। अरे आप पार्टी को आलोचित करते रहिए, वो आपकी राजनीति का हिस्सा है। लेकिन जिस प्रकार से विवेचना को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, सवाल तो उठेंगे। हमने भी फोटो जारी की है, लेकिन उन फोटो के जारी करने के बाद क्या कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है सरकार में? क्योंकि फोटो तो शीर्षस्थ लोगों के साथ है। तो मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं सरकार के लोग भी इसमें फंस रहे हैं, और इसीलिए सरकार बैकफुट पे नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी अब अगर इसमें, हमने बीच में एक और देखा कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो पूर्व सांसद हैं वो भी मैदान में कूद गए। वो दोनों विधायकों को नसीहत दे रहे थे। विधायक गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, ये लग रहा है, एक दूसरे के खिलाफ वक्तव्य दे रहे हैं। देखिए, ये तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि समय से परिपक्वता आती है। जैसा वातावरण होगा वैसा आचरण होगा।
मैं तो इतना कहूंगा जरूर। हाँ, आदरणीय बृजभूषण शरण सिंह जी की बात जहां तक है, वो वरिष्ठ नेता हैं और कई बार जिम्मेदार पदों पे रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर उन्होंने कोई बात समाज के संदर्भ में भी कही है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने एक सजगता से एक लकीर खींच करके इशारा दे दिया है कि ये जो अपरिपक्व चर्चाओं का दौर चला है, इसमें कई बातें ऐसी भी मुझे तो लगता है इसमें तो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जिन घटनाओं का ये एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए उल्लेख कर रहे हैं, उसमें अगर कहीं एटीएस, एसटीएफ, एसओजी जैसी किसी अच्छे अधिकारी ने, क्योंकि अधिकारी जीवित हैं, ईमानदार, तभी तो संस्थाएं भी खड़ी हैं, वरना भ्रष्ट अधिकारियों की कार्यप्रणाली के कारण देखिए ना इतना बड़ा सिंडिकेट खड़ा हो गया। लेकिन अगर जिम्मेदार अधिकारियों ने इसका संज्ञान लेते हुए किसी फाइल में पुनर्विवेचना शुरू कर दी, तो मुझे लगता है समस्या इन्हीं लोग के लिए बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि जो बृजभूषण शरण सिंह जी ने कहा है, उसमें कहीं न कहीं एक उन्होंने अपनी राय व्यक्त की है, एक मार्गदर्शन देने का प्रयास किया है। मानना ना मानना, वो तो इन लोगों के अपने मुझे लगता है कि मानसिक परिपक्वता पे निर्भर करता है। कोडीन कप को लेकर आपकी अपनी निजी राय क्या है? आप भी एक उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आपके भी बच्चे हैं, आपके भी परिवार है। एक आम नागरिक की राय क्या होनी चाहिए? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह की दवाइयों पर प्रतिबंध अगर होता है, तो पहले तो ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ये दवाइयाँ खुले बाजार में बिक कैसे रही हैं। और अगर बिक रही हैं, तो उनके पीछे ड्रग कंट्रोलर, जिसका कि मूल दायित्व होता है ऐसी दवाइयों के बिक्री को रोकना, वो क्या कर रहा है? फर्में बन जा रही हैं, जीएसटी ऑफिसर क्या कर रहा है, जीएसटी कमिश्नर क्या कर रहा था? देखिए, ये पूरा बंदरबाट है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि ये जो बुलडोजर की बात आ रही है, कोडिन भैया तो जैसे बार-बार बात आ रही है, कोडिन भैया तो दुबई निकल चुके हैं। सबसे बड़ी बात समझिए, वो तो जा करके दुबई में वहां से बैठ करके वीडियो जारी कर रहे हैं। अब इसमें भी ये देखिए एक बात आ रही है सुनने में, इस बात की स्पष्टता को प्रमुखता से मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो बात मीडिया के माध्यम से आ रही है कि गाजियाबाद में लुकआउट नोटिस जारी किया था पुलिस ने। अब आप बताइए, दुबई जाने के पहले क्या वीजा अनिवार्य नहीं होता है? बिना वीजा के दुबई चले गए क्या? तो वो लुकआउट नोटिस अगर जारी था, तो वीजा कैसे मिला उनको, ये बात भी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। क्या एटीएस के कान में जब इनका नाम पहली बार आया, तो एटीएस ने रेड अलर्ट जारी नहीं किया? क्या सॉरी, एसटीएफ ने, तो एसटीएफ को क्या अंदाजा नहीं था कि ये इतना बड़ा प्रकरण होगा? और मान लीजिए अंदाजा नहीं था, तो भी 200 करोड़ के मामले में एनसीबी बंगाल ने तो पहले इनको चेज किया था ना, जिसपे ये बेल आउट थे। तो मुझे लगता है कि क्या इनको रेड अलर्ट जारी होने के बाद भी इस तरह से बाहर जाने देना, आपको नहीं लगता कि इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की भूमिका रही है, प्रशासन के लोगों की भूमिका रही है? जिन लोगों को इन्होंने सहूलियत दी, जिन लोगों को हिस्सेदार बनाया, उनकी भूमिका रही है। और सबसे बड़ी बात, एक आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा, आम नागरिक होने के नाते मैं ये बिल्कुल कहूंगा कि आम नागरिक होने के नाते आप माफिया, बाहुबली कुछ हो, आपको कोई अधिकार नहीं देता कि आप किसी के भी परिवार के या परिवार के सदस्यों की जान से खिलवाड़ करें। क्योंकि जब एक आम इंसान के ऊपर अत्याचार होता है, तो एक अपराधी उसी आम इंसान के परिवार से निकलता है, जो आपके साम्राज्य का अंत करता है। और मुझे लगता है कि इस परिपाटी को समाप्त करके उत्तर प्रदेश को विकास की दिशा में ले जाने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश को जिस तरह से संचालित किया जा रहा है, आप देख लीजिए, अधिकतर आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग नेतृत्व कर रहे हैं, अधिकतर। मुझे लगता है 44 के आसपास कैबिनेट, वर्तमान कैबिनेट में भी आपराधिक इतिहास के लोग हैं, पोषित लोग हैं। जब अश्विनी उपाध्याय जी ने एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दायर की कि दागी नेताओं के ऊपर आजीवन प्रतिबंध लगना चाहिए चुनाव लड़ने से लेकर, तो मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया कि वो इसके पक्ष में नहीं है। बताइए कैसे अपराधीकरण दूर होगा राजनीति से? और सबसे बड़ी बात है, आप अपराधी, माफिया, बाहुबली हैं, तो आपको ये लाइसेंस नहीं मिला है कि आप किसी आम जनमानस के जान से खिलवाड़ करें। ये परिपाटी समाप्त करनी पड़ेगी। ये जो राजनीतिक दल चंद रुपयों के लाभ में आज इस तरह के प्रवृत्ति को पोषित कर रहे हैं, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं सांच की आंच है। ये आंच पलट के आपके भी घरों पे आएगी, और जिस दिन आपके घरों पे आएगी, हो सकता है कि आपके पास शब्द ना हो कि अब इसको कैसे जस्टिफाई किया जाए। तो एक आम नागरिक होने के नाते मैं बिल्कुल ये बात कहूंगा, दायित्व से कहूंगा, जिम्मेदारी से कहूंगा, परिवार उनके भी हैं, और जिन जिन परिवार के लोग मरे हैं, आज उनकी हाय बटोरी है इन्होंने। आज उनके बच्चों की जो टीस है, मरने की उनकी टीस है, वो कहीं ना कहीं उन सुनी कोखों के माध्यम से करा रही होगी, जो यकीनन चक्रवृद्धि ब्याज के साथ इनके वंशजों को मिलेगी। आपने बड़ी गहरी बात, तो गंभीर बात की है। इसी के साथ फिलहाल हम आपसे विदा लेंगे, लेकिन सवाल यही है, क्या कोडीन कप सिरप के मृतकों को न्याय मिलेगा? क्या उसमें फंसे जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को न्याय मिलेगा? इसकी देखिए हमें सर, एक बात मैं इसमें स्पष्ट जरूर करूंगा, क्लोजर मैं अपना कंक्लूड कर दूं। और सॉरी आपको इंटरप्ट किया मैंने। एक तो गीता में लिखा है
कि कर्म चक्र का ब्याज के साथ, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ फल वापस लौट करके आता है। आपका किया आपके वंशज भोगते हैं और आपके वंशजों का किया आप भोगते हैं। दूसरी बात पे आऊंगा जो आपने पूछा बहुत स्पष्ट। अमिताभ ठाकुर जी के साथ जो कृत्य हो रहा है, इस समय कोर्टें बंद हो चुकी हैं। 25 तारीख से डिस्ट्रिक्ट कोर्टें बंद होंगी। अमिताभ ठाकुर जी को इन्होंने ऐसे समय पे चेज आउट किया है कि अमिताभ ठाकुर अगर चाहें तो मुझे लगता है कि उनको बेल 5 तारीख के पहले हाईकोर्ट, क्योंकि खुलेगी नहीं, 5 तारीख को हाईकोर्ट खुलेगी, स्पेशल बेंचेस जो होंगी उसमें सुनवाई होना मुश्किल है, वो अर्जेंट मैटर सुनेंगे, टेकअप करेंगे। तो बहुत प्लानिंग के साथ देखिए अमिताभ ठाकुर जी को चेज किया गया है और ये रणनीति कहीं ना कहीं सरकार के लोगों के इन्वॉल्वेशन के बिना नहीं हो सकती थी। आप एक बात और देखिए जिसको बार बार मीडिया मिस कर रही है, अमिताभ ठाकुर जी को जब अरेस्ट किया गया, सबसे पहले ये बात सामने आई कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करवाया गया। क्या कारण था? अगर मान लीजिए कि कोई फ्रॉडरी का मुकदमा था, 67, 68, 71 का मुकदमा था, जमीन से जुड़ा मामला था, तो उनका सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करवाने की क्या आवश्यकता थी? तो कहीं ना कहीं सरकार फंस रही है, सरकार की नीति फंस रही है और सरकार पूरी तरह फंसी हुई है इस मामले में। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जब इसकी परतें खुलेंगी, अगर इसमें सीबीआई की एंट्री हो जाए, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की एंट्री हो जाए, यकीन मानिए सरकार के वो नाम खुलेंगे। अभी तो आपने देखा मुख्यमंत्री के एक सलाहकार थे जिनका नाम राशिद नशीम की कंपनी के साथ लेन देन के मामले में उजागर हुआ। तो हम कैसे मान ले, जब दुबई कनेक्शन बार बार आता है तो हम कैसे मान ले कि ये दुबई जाने वाले जो भारत के संभ्रांत लोग हैं वो वहां पे जाके एक दूसरे के साथ व्यापार नहीं करते? तो ये सवाल भी उठेगा, लेकिन अब ये जांच एजेंसियों के ऊपर है कि वो कितनी ईमानदारी से इस सत्य को देश के सामने रखती है। चलिए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।